हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लैब में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। रैटल एक जल विद्युत परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यह किस नदी पर यह परियोजना स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं चिनाब, झेलम, रावी या सतलज। तो इसका सही जवाब है चिनाब। चिनाब नदी पर यह परियोजना स्थित है। इस परियोजना के लिए कैबिनेट ने अभी 5200 करोड़ की मंजूरी दी है। यह परियोजना जो है वो 850 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी। तो उसके लिए ये परियोजना है चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर से कितनी नदियां गुजरती हैं? जम्मू कश्मीर से भी 5 नदियां गुजरती हैं, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और साथ साथ सिंधु, इंडस रिवर भी यहाँ से गुजरती है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू है शीतकालीन राजधानी और कश्मीर है ग्रीष्मकालीन राजधानी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की अगर और कुछ बात करें हम तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर झील हैं, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण झीलें जैसे कि डल लेक, वूलर लेक, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण झील हैं। यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं उनको अगर हम देखें तो यहाँ पे दाचीगाम नेशनल पार्क है या फिर यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क है। ये सवाल पूछता है, ये दोनों ही दाचीगाम और सलीम अली नेशनल पार्क। साथ ही यहाँ पे अभ्यारण्य अगर देखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है। जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल पास भी यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, जिसे भी हम पीर पंजाल दर्रा भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू जो कि शीतकालीन है और श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। यहाँ का स्टेट एनिमल कश्मीरी स्टैग है और स्टेट ट्री चिनार का पेड़ है। डल लेक, वुलर लेक यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीर पंजाल दर्रा। दूसरा क्वेश्चन है, अवलोकन सॉफ्टवेयर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। अवलोकन सॉफ्टवेयर को अभी लॉन्च किया है, किस सरकार ने इसे लॉन्च किया, किस राज्य ने इसे लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या केरला। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने, कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। और इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है, ये एक डैशबोर्ड है जिससे कि हम वहाँ पर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं कर्नाटका में, करीब 31 योजनाएं चल रही हैं कर्नाटका में, उन योजनाओं पर के कितने रुपए उसमें दिए गए और कितने उसमें से खर्च किए गए और उसका कितना फ़ायदा हुआ, ये सभी चीज़ें इस डैशबोर्ड में दिखेंगी। और इसीलिए ये कर्नाटका का ये डैशबोर्ड की तरह है, ये अवलोकन सॉफ्टवेयर। इससे पहले भी कर्नाटका ने एक CM डैशबोर्ड लॉन्च किया था जिसका कि नाम प्रतिबिंब रखा गया था, जिसे कि बाद में किसी कारणों से बंद कर दिया गया था और फिर कर्नाटका ने इसको नए डैशबोर्ड को लॉन्च किया। कर्नाटका की राजधानी की अगर बात करें तो गार्डन सिटी बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। कर्नाटका के कुछ और जो कि महत्वपूर्ण है, जो सवाल पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट एयर एम्बुलेंस कर्नाटका में शुरुआत की गई थी। कर्नाटका में लिथियम रिजर्व मिला है, ओनली लिथियम रिजर्व जो कि हमारे भारत में मिला है, मांड्या के पास में है, ये लिथियम रिजर्व मिला है। और कर्नाटका के जो गवर्नर हैं उनका नाम है वाजुभाई वाला, उनका नाम है। नेशनल पार्क यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 नेशनल पार्क हैं, हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था। यहाँ के 5 नेशनल पार्क हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क,
बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, या फिर आंसी नेशनल पार्क। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, ये सवाल भी अक्सर पूछे जाते हैं। कुल विधानसभा सीट 224 विधानसभा सीट हैं और 75 विधान परिषद की सीट है। लोकसभा सीट यहाँ पर 28 है और राज्यसभा सीट यहाँ से 12 है। ये पांचों नेशनल पार्क के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। फर्स्ट एयर एम्बुलेंस, लिथियम रिजर्व अभी समाचारों में है, इसलिए इसको। कैपिटल बेंगलुरु, गार्डन सिटी, BS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर, वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट है, हाथी। स्टेट ट्री जो है वो सैंडलवुड ट्री है, चंदन की लकड़ी। लैंग्वेज कन्नड़ है, जो कि एक भारतीय क्लासिकल लैंग्वेज है। मेजर नेशनल पार्क नागरहोल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कुदेरमुख, बन्नरघट्टा या आंसी नेशनल पार्क। क्वेश्चन 3, अंडर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इंडिया हैज एग्रीड टू सप्लाई कोविड-19 वैक्सीन्स टू विच ऑफ द कंट्रीज। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव शुरू की गई है, एक वैक्सीन डिप्लोमेसी की गई है, जिसमें कि हम छोटे छोटे देशों या अपने जिससे हमारा संबंध अच्छा है वैसे देशों को हम कोविड-19 के वैक्सीन्स मुहैया कराने के लिए निर्णय लिया है हमने। तो वो किन देशों के लिए निर्णय लिया है? तो आपके ऑप्शन है भूटान, मालदीव, सेशल्स या ऊपर दिए गए सभी। तो आपको बता दूं कि कुल 6 देशों को अभी तक निर्णय लिया गया है जिनको कि ये वैक्सीन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स। तो भूटान, मालदीव्स और सेशल्स, इन तीनों को निर्णय लिया गया, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ये 6 देश हैं जिनको कि हमने ये विचार किया है कि इनको हम कोविड-19 की वैक्सीन्स मुहैया कराएंगे, जिसमें कि भूटान और मालदीव्स के लिए जो वैक्सीन्स हैं वो ऑलरेडी एक खेप भेजा जा चुका है, बाकी देशों के लिए भी भेजा जाएगा। बांग्लादेश ने यह निर्णय लिया है कि सभी वयस्क को ये फ्री में कोविड की वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। ऑल एडल्ट्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री कोविड वैक्सीन्स बांग्लादेश में। अगला सवाल है हुनर हार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ये यूनियन मिनिस्टर हैं। तो हुनर हाट्स है क्या? तो हुनर हाट्स एक एग्जीबिशन है, एक ऐसा आयोजन है जहां की हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तनिर्मित स्वदेशी काम जो होते हैं, हस्तनिर्मित हैंडीक्राफ्ट्स को यहाँ पर दिखाया जाता है, इसे बेचा जाता है, जो कि हमारे भारतीय दस्तकारों कारीगरों के द्वारा बनाया हुआ रहता है। तो इस बार अभी का जो थीम है वो है लोकल टू ग्लोबल। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो कि 23 जनवरी से को उद्घाटन किया जाएगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे भी है, तो इसलिए इस दिन इसका निर्णय लिया गया है। तो हुनर हाट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा शुरुआत किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स कौन है? ये है किरण रिजिजू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के राज्य मंत्री भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मंत्री कौन है? अमित
शाह केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, और ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जिन्हें कि अभी हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम अभी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि ये लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के जो कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सटे हुए हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के करीब में उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो कुल 9 राज्यों से वह अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसके बारे में हमने कल बात किया था। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में, जिसमें कि जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं। एक है दुधवा नेशनल पार्क। अब दुधवा नेशनल पार्क जो है ये है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर हम बात करें दुधवा डैम की, तो दुधवा डैम जो है ये है छत्तीसगढ़ में। इस सवाल में जनरली कंफ्यूजन होता है। उत्तर प्रदेश का जो डांस फॉर्म है कथक, वो कथक जो है वो क्लासिकल डांस का एक फॉर्म है, क्लासिकल डांस का एक फॉर्म है। अगला सवाल, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज रिसेंटली रीनेम्ड विच फ्रूट एज कमलम। गुजरात की सरकार ने किस फल का नाम कमलम रखा है? तो आपके ऑप्शंस हैं कीवी, पियर, पियर यानी नाशपाती, वाटरमेलन, तरबूज या ड्रैगन फ्रूट। तो इसका सही जवाब है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का नाम गुजरात सरकार ने कमलम रखा है। गुजरात सरकार का यह मानना है कि ड्रैगन नाम से चाइना के होने का आभास होता है, जबकि ड्रैगन फ्रूट हमारे भारत में भी काफ़ी उपज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम कमलम पड़े, क्योंकि यह कमल के फूल की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसका नाम कमलम रखने की बात की गई है। ड्रैगन फ्रूट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला बात कि ये एक कैक्टस यानी कि कांटेदार जो पेड़ होते हैं उसका फल है। कैक्टस पेड़ का फल है। ये मेनली साउथ, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका का है, वहां पे सबसे पहले ये उपज हुई थी। उसके बाद या और जगहों पर उपज होना शुरू हुआ है। वियतनाम जो है वो इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वियतनाम ड्रैगन फ्रूट का। इस ड्रैगन फ्रूट को उपजाने के लिए, चूंकि ये कांटेदार है, तो इसको उपजाने के लिए किसी भी मिट्टी में ये उपज हो जाती है इसकी, और इसको वाटर जो है, पानी जो है वो बहुत कम चाहिए होता है। वाटर या पानी बहुत कम चाहिए होता है इसको। ये और एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ड्रैगन फ्रूट के बारे में कि ये कीवी की तरह, जब इसे हम खाने के लिए खोलते हैं तो ये कीवी की तरह ही रहता है, जिसमें कि बीज जो है आप देख सकते हैं, बीज जो है वो वाटरमेलन की तरह है, वाटरमेलन की तरह है। और इसका पियर से भी टेस्ट जो है इसका पियर की तरह, नाशपाती की तरह होता है। चूंकि ये वियतनाम यहाँ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वियतनाम में इसे कहा जाता है थैन लॉन्ग, थैन लॉन्ग कहा जाता है इसे। थैन लॉन्ग का मतलब होता है वियतनामी भाषा में, थैन लॉन्ग का मतलब होता है ड्रैगन्स आइज, ड्रैगन के आंख की तरह। तो ड्रैगन्स आइज से ही इसका नाम बाद में अंग्रेजी में ड्रैगन फ्रूट पड़ा, जिसे कि अब गुजरात सरकार ने कमलम नाम दिया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which of the following is not the defense exercise between India and France? भारत और फ्रांस के बीच में किया जाने वाला युद्धाभ्यास इनमें से कौन नहीं है? आपके ऑप्शन है वरुण, गरुड़ शक्ति या गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति आपका सही जवाब है। गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ये इंडोनेशिया के साथ ही एक्सरसाइज किया जाता है। बाकी ये तीनों एक्सरसाइज फ्रांस के साथ किया जाता है, जिसमें कि वरुण क्या है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है। गरुड़ क्या है, ये एक हवाई युद्धाभ्यास है, एयर एक्सरसाइज। और शक्ति क्या है, ये
जमीन पर किया जाने वाला यानी कि आर्मी के साथ किया जाने वाला एक्सरसाइज है। तो ये तीनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री में 3 तरह के एक्सरसाइज मोस्टली होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जो कि देश में खुद अपने आप में अपने साथ किया जाता है आपस में। दूसरा होता है बाइलेटरल, जो कि द्विपक्षीय कहते हैं। और तीसरा होता है मल्टीलेटरल, जो कि बहुपक्षीय हुआ। तो डोमेस्टिक एक्सरसाइज जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कवच, जिसमें कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये चारों मिलकर के अभी अंडमान के पास बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, कवच एक्सरसाइज। बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय एक्सरसाइज, जैसे कि अमेरिका के साथ एक्सरसाइज होता है जिसका नाम युद्ध अभ्यास है, या फिर रसिया के साथ जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम इंद्र है, या फिर हमारे भारतीय सेना वायुसेना जो है वो इंग्लैंड की वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास करती है जिसका नाम इंद्र धनुष है। ये रसिया के साथ है युद्धाभ्यास, और इंद्र रसिया के साथ युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ, और इंग्लैंड की वायुसेना के साथ इंद्र धनुष है। नेपाल के साथ जो हम युद्धाभ्यास करते हैं उसका नाम है सूर्य किरण, और बांग्लादेश के साथ जो युद्धाभ्यास करते हैं उसका नाम है संप्रीति। जो श्रीलंका के साथ युद्धाभ्यास करते हैं उसका नाम स्लीनेक्स। इस तरह से ये सारे बायलैटरल एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। जबकि मल्टीलेटरल बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, जिसका कि एग्जाम्पल है मालाबार, जो कि पहले एक द्विपक्षीय था, भारत और यूएस के बीच में, अमेरिका के बीच में होता था, लेकिन अब इंडिया, यूएस, जापान तीनों के साथ ये एक्सरसाइज होता है। 2017 से तीनों देश इसमें मिल गए हैं। कभी कभी ऑस्ट्रेलिया भी इसका भाग बनता है। या फिर दूसरा बहुपक्षीय एक्सरसाइज जो कि बिम्स्टेक देश आपस में करते हैं, वो भी एक युद्धाभ्यास, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। मिलिट्री एक्सरसाइज जिसके बारे में कि हमने यहाँ पे बताया, जो हमने अभी बताया था, डोमेस्टिक जैसे कि कवच, बायलैटरल द्विपक्षीय युद्धाभ्यास यूएस के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, संप्रीति बांग्लादेश के साथ, इंद्र रसिया के साथ, और इंद्रधनुष भारतीय वायुसेना और इंग्लैंड की वायुसेना के साथ। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जैसे कि मालाबार, जिसमें कि भारत, यूएस, जापान तीनों ही देश सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, भारतीय नवाचार सूचकांक अभी रिलीज किया गया है। भारतीय नवाचार सूचकांक, जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ये अभी रिलीज किया गया है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन से कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। ये 50 अंकों में इनकी रैंकिंग की गई है, मार्किंग की गई है, इन्हें अंक दिए गए हैं। तो कर्नाटका को कुल 42.5 अंक मिले हैं, महाराष्ट्र को 38.03 मिले हैं 38.03, तमिलनाडु को 37.91 37.91 और तेलंगाना को 33.23 अंक मिले हैं 33.23 अंक मिले हैं। तो ये भारतीय नवाचार सूचकांक नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है, जो विश्व स्तर पर लॉन्च किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, वो कौन लॉन्च करता है? तो वो लॉन्च करता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसने जो अभी 2020 में WIPO ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो लॉन्च किया है, उसमें भारत का स्थान 48 है, 48वां है 2020 में, जबकि 2019 में भारत का स्थान 52वां था, 52nd था। जो सबसे ऊपर के देश हैं जो कि सबसे अच्छा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में होते हैं, वो है सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद US, UK और फिर नीदरलैंड्स।
ये 5 सबसे ऊपर के देश हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। भारत का स्थान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कम है। इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वो है कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का मात्र 0.7% ही खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, अनुसंधान एवं विकास में मात्र 0.7% ही खर्च करता है। जबकि वहीं पर इजराइल जो है वो अपने जीडीपी का 4.95 करीब 5% खर्च कर लेता है। तो इस मामले में भारत R&D में खर्च कम करता है, जिससे कि इनोवेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम आते हैं और इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो हमारी कम रहती है। नीति आयोग ने सेकंड इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया है। पहला 2019 में लॉन्च किया गया था। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन या डी फैक्टो चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन या फिर डी फैक्टो चेयरपर्सन कहा जाता है, दोनों। यहां सबसे पहले तो हम बता दें कि नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, एक्स ऑफिसियो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। भारत जो है सिर्फ 0.7% ही अपने जीडीपी का खर्च करता है, जबकि इजराइल 4.95% खर्च करता है। WIPO ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है, जिसमें कि हेडक्वार्टर WIPO के जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ये सब हमने आपको पहले ही इंडेक्स स्लाइड में बता दिया है। अगले सवाल की तरफ। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक के द्वारा या विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका की हिंदी है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इन चारों में किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह लॉन्च किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत सारे ये रिपोर्ट्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल IT रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी काफ़ी रिपोर्ट्स रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी हमने देखा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये सभी ये रिलीज करते हैं। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। हमने जो अभी जिस रिपोर्ट के बारे में बताया, जैसे वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये एस होगा यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करता है। ये दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंफ्यूजन करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज होता है और दूसरा UNDP के द्वारा रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है, MIT is to establish quantum computing applications lab with which company? MIT जो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब लॉन्च करने वाला है, स्टैब्लिश करने वाला है। वो किस कंपनी के साथ? आपके ऑप्शन हैं गूगल क्लाउड, गूगल के क्लाउड के साथ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजन वेब सर्विसेज, AWS या फिर एप्पल के साथ, एप्पल iCloud में। तो इसमें किसके साथ वो लॉन्च करने वाला है? तो इसका सही जवाब है अमेजन वेब सर्विसेज। अमेजन वेब सर्विसेज के साथ लॉन्च करने वाला। क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब क्या होता है? तो यह क्वांटम फिजिक्स पर डिपेंडेंट रहता है, क्वांटम फिजिक्स पर। क्वांटम फिजिक्स में दो इंपॉर्टेंट थ्योरी होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट। तो
जिसके बारे में हमें डिटेल में नहीं जाना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है कि जब हमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होता है कि अगर हम या तो हमारा जो कोई भी पार्टिकल है वो या तो स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा। तो स्पिन अप को अगर हम 1 मानते हैं, स्पिन डाउन को 0 मानते हैं, तो कोई भी लेजर लाइट इसको 1 से 0 या 0 से 1 चेंज कर सकता है, क्योंकि उससे फोटोन निकलते हैं। ये बहुत ही डिटेल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको बता दूं। तो अगर हाफ क्वांटम हाफ फोटोन ही अगर हम रिलीज करते हैं तो उस कंडीशन में वो कभी 0 या कभी 1 पोजीशन ले सकता है, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ इंटेंगलमेंट भी होता है, हमें डिटेल में नहीं जाना है, इसीलिए तो इसका यूज करके हम क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाते हैं। इसका यूज करके क्वांटम कंप्यूटर्स बनाया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर्स जो होता है, जैसे कि हम अभी नॉर्मल कंप्यूटर्स में बिट, बाइनरी, डिजिट कहते हैं, उसी तरह से क्वांटम कंप्यूटर्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कैलकुलेशन की, उसे हम क्यूबिट कहते हैं। क्यूबिट, क्वांटम बिट कहते हैं क्यूबिट, जो कि पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो 1998 में बनाया गया था यूएसए में, जो कि 2 क्यूबिट का बना था। सिर्फ 2 क्यूबिट का वो कंप्यूटर बना था। जब जैसे कि अभी हम कहते हैं कि इसका स्टोरेज जो है वो 1 गीगाबाइट या 1 टेराबाइट ऐसे होता है, तो पहला जो था वो 2 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया था। उसके बाद अभी आईबीएम ने अभी लॉन्च किया है, 2019 में भी एक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है, जो कि 500 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर है। तो हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्रालय ने 2021 में 2020-21 के लिए 2020 वाली जो बजट आई थी उसमें उसने अनाउंसमेंट किया था कि 8,000 करोड़ का खर्च क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किया जाएगा अगले 5 सालों में। तो उसी के तहत माइटी ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ करार किया है, जिसमें कि वो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड एक एप्लीकेशन लैब बनाएंगे और जहां की क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाएगा। यही है अमेजन वेब सर्विसेज। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट पार्ट ऑफ DSIPs इन द रिसेंटली रिलीज्ड लिस्ट। ये DSIP क्या होता है? तो DSIP सबसे पहले हम समझ लें, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, इसका हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक। सिस्टमिकली यानी कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक। इन बैंकों को टू बिग टू फेल कहा जाता है। ये बैंक पर स्पेशल, इन बैंकों पर स्पेशल निगरानी रखी जाती है। आपके ऑप्शन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI, HDFC या पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कौन सा बैंक है जो कि DSIP में नहीं है? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो DSIP में नहीं है। ये DSIP की लिस्ट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया DSIP की लिस्ट जारी करता है। ये DSIP क्यों रिलीज किया जाता है? तो 2011 में बैसल कन्वेंशन हुआ था और उस बैसल कन्वेंशन में ये डिसाइड किया गया था कि हर देश, जो भी मेंबर देश है, जो भी सदस्य देश हैं, वो अपने यहाँ DSIP लॉन्च करेंगे, DSIP की जानकारी देंगे, जिसमें कि कैपिटल ज़्यादा रखा जाएगा, ताकि क्योंकि उनके फेल होने पर, वो इतने बड़े हो चुके होते हैं कि उनके फेल होने पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। तो ऐसे बैंकों को यहाँ पर DSIPs को नॉमिनेट करने के लिए कहा गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 से ये काम शुरू किया था, जिसमें कि शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI को दिया गया था और 2017 में HDFC बैंक भी इसमें सम्मिलित हुआ था। तो इनका टीयर वाइज इनका बकेट बनाया जाता है। ये बकेट 1 में होते हैं। बकेट 1 में होने का मतलब होता है कि इन्हें जो CET1 होता है, CET1 कैपिटल इक्विटी, वो इनका जो है वो 0.2% इन्हें ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ता है, जबकि स्टेट बैंक बकेट 3 में होते हैं, स्टेट बैंक बकेट 3 में होते हैं और इन्हें 0.6% ज़्यादा रखना होता है। टोटल 5 बकेट में बांटा गया है, बकेट 1 से बकेट 5 तक। तो हमारे देश में कोई भी बकेट 4 या बकेट 5 बैंक नहीं है। बकेट 3 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बकेट 2 में कोई नहीं है, और ICICI और HDFC जो है वो बकेट 1 में है, इसलिए इन्हें 0.2% एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ता है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है कि इनका ये जो है
कौन से ऐसे बैंक है जो कि इस बकेट में आते हैं या डीसीएफ्स में आते हैं? तो जिनका एसेट वैल्यू जो है वो हमारे कंट्री के 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा है। एसेट वैल्यू अगर 2% ऑफ जीडीपी से ज्यादा है तो वो सारे बैंक डीसीएफ बैंक कहे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।